रात को मिश्रा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था, पर बाहर न खाने की खुशबू आती है, ना ही दोनों में से कोई बहू रसोई से बाहर आती है तो बस आवाज है। लीजिए विमला जी, आपको ये करनी थी ना अपने बेटों की शादी। चख लिए लड्डू? 4 दिन हुए नहीं पूनम को आए और घर में बर्तन बजने लग गए। पर किचन से तो लड़ने की आवाज़ आ रही है पापा, बर्तनों की नहीं। ये लीजिए, ऐसे लड़के से शादी कर ली आपकी बहू ने, इससे बड़ा फ़ायदा क्या ही होता आपको। घर में 2 बर्तन रहेंगे तो आवाज़ आएगी। आप जाकर बीच में कुछ बोल मत दीजिएगा, ये देवरानी जेठानी हो जाएगी सगी और आप हो जाएंगे पराये। इसमें लड़ने की क्या बात थी पूजा? एक प्लेट धोकर ही तो देने को कहा था मैंने। तुम्हारे मायके के गहने तो नहीं मांग लिए थे तुमसे। 2 जुलाई की गर्मी में आपने मुझे प्लेट धोने को नहीं बोला है भाभी, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में बोला है। और ये पहला बर्तन नहीं है, अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे ग्लास मांगा, फिर कढ़ाई मांगी, फिर प्लेट। रात के खाने की ड्यूटी जबकि आपकी है तो मैं क्यों बार बार बर्तन धोकर देती रहूं? नाश्ते के वक्त मैं तो आपसे 10 बर्तन धोने को नहीं कहती, मैं तो चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ। एक मिनट पूनम, अब तू ना गड़े मुर्दे उखाड़ रही है तो उसकी बदबू भी सूंघ ले। रात का खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है पर परोसने की तुम्हारी है। पर रोज सभी को खाना मैं परोसती हूँ और रात को इन बर्तनों को तुम्हें ही धोना है। तो अभी तुमने 2 बर्तन धो दिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक बार बर्तनों को धोकर ख़त्म करना और हर 2 मिनट में बर्तन धोने में फ़र्क होता है भाभी। एक बार में जो बर्तन होंगे ना वो मैं धो दूंगी, पर खाना बनाते वक्त आपको बर्तनों की ज़रूरत पड़ती रहेगी तो बीच में आकर मैं बर्तन नहीं धोती रहूँगी। इतनी भी कोई भली आत्मा नहीं हूँ मैं, जेठानी की सगी होकर किसी को बैकुंठ नहीं मिला है। कमरे में जाकर खुद को गर्म करती हूँ मैं और फिर आप मुझे बुला लेती हैं। ऐसे तो नाश्ते के वक्त कई बार मुझे कप धोने पड़ते हैं सभी को चाय देने के लिए, तो मैं भी आपको कमरे से बुलाकर कप धोने को कह दूंगी, क्योंकि नाश्ते के बर्तन धोने की ड्यूटी आपकी होती है। किसी ने सही कहा है, छोटे शहर की लड़की लानी नहीं चाहिए, वो दिमाग से भी ना छोटी होती है। अच्छा हाँ, आप तो लंदन से आई थी ना। ये कहकर खाना उठाकर ज्योति रसोई से बाहर आ जाती है। चलो लड़ाई हुई तो हुई, खाना तो मिल रहा है। मुझे तो लगा था इस लड़ाई में खाना भी नहीं मिलेगा। टेबल पर खाना परोसती हुई कभी देवरानी तो कभी जेठानी कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है, पर मिश्रा परिवार का कोई भी सदस्य ना उन्हें रिप्लाई करता है, ना ही इस लड़ाई पर कोई प्रतिक्रिया दिखाता है। सभी चुपचाप अपना खाना खाते रहते हैं और खाना खत्म होते ही फट से अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। बाकी सब तो अपने कमरों में जाकर पूनम और ज्योति के ड्रामे से बच चुके थे, पर दोनों पति परमेश्वर बचते तो कैसे बचते। अपने कमरे में जाते ही ज्योति और पूनम अपने अपने पतियों के सामने गुस्सा निकालना शुरू कर देती हैं। इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोकर आई हूँ, पूरा बदन सिहर गया है मेरा। हद करती है भाभी सच में पूनम। अब मैं समझ गया कि भाभी खाने की ड्यूटी क्यों लेना चाहती है, ताकि तुम अपने कमरे में बैठी रहो और तुम्हें ठंड लग जाए। तुम भी हार मत मानना, अब से तुम ही तीनों टाइम खाना बनाना। इसी बहाने तुम किचन में रहोगी और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। पता नहीं कौन से मोतियाबिंद हो गए थे पापा मम्मी को जो तुम्हें हाँ करके आए हैं। एक पति ऐसा, ऊपर से जेठानी ऐसी, तुम हीटर ऑन करो। यहाँ पूनम सुमित की क्लास लगा रही थी तो वहाँ ज्योति करण की। तुम ही कह रहे थे ना, तुम बड़ी हो, बड़प्पन रखो, दोपहर का भी खाना बना दो। आग लगे दोपहर के खाने को, अब मैं नहीं बनाने वाली खाना। जेठानी तो बन गई मैं, पर कोई बर्डन कम नहीं हुआ सर से। अभी तो सिर्फ काम मिल रहा है और बट रहा है प्यार और स्पेस। और लोग कहते थे देवरानी आएगी तो सब मिल बांट कर हो जाएगा, पर पूनम जब से आई है सब कुछ सिर्फ बट ही रहा है। भगवान जाने कब मिलेगा। तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम करो यार ज्योति, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो तुम्हारा है ना। अगली सुबह झाड़ू लेकर ज्योति पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी और फिर आती है पूनम के कमरे की बारी। जैसे ही ज्योति पूनम के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उसे सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि पूरी रात पूनम ने हीटर ऑन रखा था। ओह, तो यहाँ आ जा रही है बिजली। मैं यहाँ डर डर के हीटर ऑन करती हूँ, जब ज़रूरत ना हो तो लाइट भी बंद कर देती हूँ ताकि बिजली का बिल ना आए। और ये महारानी घर के खर्चे को बढ़ाने में लगी हुई है। मुझे क्या है, आने दो बिल, अब मम्मी जी समझे। ज्योति ने अपनी देवरानी के कमरे में चालू हीटर तो देख लिया था, पर अगर वो इस बात का जिक्र सबके सामने कर देती तो इस बात की पूरे चांसेस थे कि पूनम इस बात से इनकार कर देती। इसलिए ज्योति ऑन हीटर की फ़ोटो खींच लेती है। कुछ देर बाद पूनम नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जाती है और इत्तेफाक से उसी वक्त बिजली बिल वाला मीटर देखने आता है और ज्योति के हाथ में आ जाता है बिजली का बिल। पिछले महीने तो सिर्फ 2500 का बिल आया था मम्मी जी, और इस बार 5,500 का बिल आया है।
ये बिल 3,000 ऊपर कैसे आया, जबकि 200 यूनिट की बिजली तो माफ़ कर दी है सरकार ने। अक्टूबर नवंबर में कहाँ कोई गर्म पानी से नहा रहा था। अब गीज़र भी तो चलता है ना मम्मी जी। पर गीज़र तो कितनी बार हम बारिश के मौसम में भी ऑन करते हैं, उससे बिजली बिल कितना ही ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, क्योंकि हमारा गीज़र तो स्मार्ट गीज़र है, ज़्यादा बिजली खाता ही नहीं। ये बात तो सोचने वाली है कि इतना ज़्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया बहू। अब पैसे का हुलिया थोड़ी ना करना है। आप ही देखिए मम्मी जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं पिछले महीने ही इस घर में आई हूँ। इस घर में पहले भी ठंड निकाले हैं मैंने, पर कभी इतना बिजली का बिल नहीं आया, क्योंकि मैं ना देख सुनकर हीटर यूज़ करती हूँ। आपकी छोटी बहू की तरह नहीं जो पूरी रात हीटर ऑन छोड़ देती है। कीड़े पड़ेंगे भाभी, आपको कीड़े पड़ेंगे। कितना झूठ बोलती हैं आप। जब मुझे ठंड लगती है तो मैं गैस ऑन करके हाथ सेक लेती हूँ, पर हीटर ऑन नहीं करती। हाँ, मुझे पता था तो कोई ऐसा ही फालतू सा तर्क देगी, इसीलिए ना तेरे कमरे में चालू हीटर की फ़ोटो खींच ली थी मैंने। ये देखिए पापा जी, देखिए मम्मी जी। अब मेरे कमरे का हीटर ही पुराने ज़माने का है तो मैं क्या करूँ मम्मी जी। वो तो सुमित जी हीटर ऑन करके चेक कर रहे थे कि ये चलता भी है कि बंद पड़ गया है, इसीलिए हमने ऑन किया होगा और भाभी ने देख लिया होगा। हीटर खराब ही है ना, तो हटा दो कमरे से बहू, झमेला ही खत्म। फिर तो जिठानी जी के कमरे का भी हीटर हटना चाहिए पापा जी। हाँ हाँ बिल्कुल हटेगा। और ज्योति का शुरू किया हुआ पासा उस पर ही पलट जाता है और उसके कमरे का हीटर भी हट जाता है। 2 दिन बाद। भैया ठीक से, इतना महंगा एसी प्लस हीटर है, ज़रा भी खरोच आ गई तो 55,000 बर्बाद हो जाएंगे मेरे पापा के। तेरे कमरे में एसी तो है ना बेटा, फिर दूसरा एसी मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। ये सिर्फ एसी नहीं है मम्मी जी, इसे हम हीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिजली पंखे की जितनी ही आएगी। जब मैंने अपने पापा को बताया कि इस घर में इतना तमाशा हो चुका है तो उनका दिल भर आया और उन्होंने मेरे लिए ये हीटर कम एसी भिजवा दिया। इसे क्या लग रहा है कि मेरे कमरे से हीटर हटवा कर ये अपने कमरे में ये गर्म हवा की एसी लगवा लेगी। ये मैं नहीं होने दूंगी। तेरा पाला मुझसे पड़ा है पूनम। बहुत अच्छी बात है पूनम, जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी इतनी फिक्र करी। पर तुम्हें शायद पता नहीं, इस घर में जो कुछ भी आता है ना, वो सबसे पहले पापा मम्मी के कमरे में इस्तेमाल होता है। भैया जी, आप ये हीटर कम एसी को वो सामने वाले कमरे में लगा दीजिए, वही हमारे सास ससुर का कमरा है। ज्योति की इस हरकत से पूनम का तो पारा चढ़ा हुआ था। वो तो बस इंतज़ार कर रही थी कि कैसे उसे मौका मिले और वो ज्योति का जीना हराम कर दे। हर रोज़ दोपहर के 1 बजे ज्योति बालकनी में धूप सेंकने जाती थी। आज वो भी यही करती है। क्या अच्छी धूप खिली है। भले ही ठंड कितना ही परेशान करे, पर ये धूप ना मन को खुश कर देती है। खाना तो आज मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली, इस बारे में मम्मी जी से बात करूँगी। अब जब पूनम भी खाना बनाने में मदद करेगी तो ही आधे घंटे में सब हो पाएगा। नहीं करते भी 1 घंटे का वक्त है मेरे पास, तब तक ज़रा पीठ सीधी कर लेती हूँ। ज्योति जैसे ही चटाई लगाकर लेटती है, पूनम तकिया चादर लेकर बालकनी में आ जाती है। मेरी छाती पर अपना बिस्तर लगा देगी? देख नहीं रही तू आराम कर रही हूँ मैं? पूरा घर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा है भाभी, और इन टाइल्स पर तो चला ही नहीं जा रहा मुझसे। मेरे कमरे से हीटर आपकी मेहरबानी से हट गया है, तो अब धूप तो सेकूंगी ही मैं। अब उसके लिए मुझे आपके ऊपर ही बिस्तर क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगा दूंगी भाभी। बाप रे बाप, भगवान दुश्मन को भी ऐसी देवरानी ना दे। देख रही है ना मम्मी जी आप, फिर अगर मैंने इसे कुछ बोल दिया तो आप मुझे सुनाने आ जाएंगी, क्योंकि इसके घर वालों ने अच्छे खासे गिफ्ट से आपका मुंह बंद कर दिया है। फिर शुरू हो गई है दोनों। अरे तुम दोनों हम बूढ़ों की सर्दी पार होने दोगी कि नहीं? दोनों निकलो बालकनी में से, मैं और तुम्हारे पापा जी धूप सेकेंगे। और जहाँ तक रही पूनम का साइड लेने की बात, अगर ऐसी बात होती ना बहू, तो तेरे कहने पर पूनम के कमरे से हीटर नहीं हटता। ठीक है, मान लिया मैंने मम्मी जी। तो इस घर में अभी भी ज़्यादा काम मेरे हिस्से में क्यों आ रहा है? दोपहर का खाना मैं अकेले अब नहीं बनाऊंगी, या तो पूनम भी मेरा हाथ बटाएगी या फिर खाना नहीं बनेगा। जिस दिन से ये नए ज़माने का किचन बना है, उस दिन से इस रसोई में कलेश ही कलेश हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि घर को पुराने स्टाइल का रहने दीजिए, पर आपको ये आज के फैशन की रसोई बनानी थी। एक तुम दोनों और एक तुम्हारा ये ससुर, सब मिलकर खा जाओ मुझे। देखो पूनम, अब से तुम्हें काम बांटना ही होगा। नाश्ते और रात के खाने की ड्यूटी तो मैंने पहले ही बांट दी थी, आज दोपहर की भी ड्यूटी बांट देती हूँ। देवरानी जिठानी में कितनी भी ड्यूटी बांट दी जाए और ऐसा करके कोई ये सोच ले कि हाँ दोनों के बीच का कलेश खत्म हो जाएगा,
तो ऐसा सोचने वाला कतई मूर्ख होगा। अगली सुबह पूनम गीजर ऑन करके हॉल में बैठी हुई थी कि कब पानी गर्म हो और कब वो नहाने जाए। तभी ज्योति की आंख खुलती है। एक तो हीटर चला गया, ऊपर से लेट से आँख खुलने लग गई है। मम्मी से मिलने जाना है आज, तो ऐसी ही देर हो रही है। 10 मिनट तो गीज़र से पानी गर्म होने में चला जाएगा। ज्योति ये सोच रही थी तभी वो अपनी देवरानी की बात सुन लेती है। पेपर पढ़ रही है बहू, नहाना नहीं है क्या तुझे? गीज़र ऑन करके आई हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट में पानी हो जाएगा, फिर मैं नहाकर नाश्ता बनाने चली जाऊँगी। ये अच्छा है, पानी गर्म हो चुका है। इससे पहले कि पूनम बाथरूम में जाए मैं फट से बाथरूम में घुस जाती हूँ। ज्योति फौरन बाथरूम में घुस जाती है। ये देख लीजिए मम्मी जी, ये है इस घर की जेठानी की हरकतें। पानी गर्म किया मैंने और भाभी अंदर चली गई। अरे भाई, नाश्ता तो मैं बनाती हूँ, तो इतने सुबह सुबह नहाकर वो कहाँ उठ जाएंगी भाभी? जीना हराम कर दिया इस घर में सबने मेरा। इसी दिन के लिए लाई थी क्या मम्मी जी आप मुझे? तुमने तो न जाने कितनी देर से गीजर चालू छोड़ दिया था। बस गीजर का फटना बाकी था, मैं तो उसे बंद करने आई थी। और मैं कौन सा गर्म पानी से नहा रही हूँ, पानी तो ठंडा ही पड़ा है। बाथरूम के अंदर से ज्योति भी अपने हिस्से का कलेश बराबर से कर रही थी। ज्योति जल्दी से नहा कर आती है और अपनी माँ से मिलने कैफ़े चली जाती है। जब पूनम गीजर ऑन करती है तो पानी गर्म ही नहीं होता। ये लीजिए मम्मी जी, एक नया खर्चा लगाकर निकल गई भाभी। गीजर खराब हो गया है, अब मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। मैं सब जानती हूँ, ये सब भाभी की साजिश है। वो चाहती है कि मुझे ठंड लग जाए और मैं मर जाऊँ ताकि वो नई देवरानी ले आए। भाभी को शायद शादी का खाना खाने का मन होगा पूनम, तुम उन्हें किसी शादी में ले जाओ, फिर वो तुम्हें मरने की सोचेंगी भी नहीं। यहाँ ज्योति के पीछे पूनम अपने सास ससुर के कान ज्योति के खिलाफ भर रही थी, तो वहाँ ज्योति अपनी माँ से आजकल उसके ससुराल में हो रहे ड्रामा के बारे में डिस्कस कर रही थी। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, अब जाकर आँख खुली है क्या तेरी? जब तक सुमित कंवारा था तू ही ना पागलों की तरह उसके लिए लड़की तलाश करती रहती थी। तब मैंने कितना समझाया तुझे कि क्यों अपनी दुश्मन लाने पर उतारू पड़ी है, पर तू नहीं मानी। देवरानी हमेशा ऐसी ही लानी चाहिए जिस पर तुम हावी हो सको, ना कि ऐसी जो तुम पर हावी हो जाए। अब तू ही देख ले, घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? तू। और पोछे का काम होता है पानी का, तो ठंड तो ज़्यादा तुझे लगने के चांसेस है। तेरी सास ने खाने का काम बांट दिया, पर अभी भी पानी वाला काम तो तेरे ही माथे हैं। अपनी बेटी को समझाने के बजाय वृंदा उसके कान और भर देती है। गुस्से में ज्योति अपने ससुराल लौटती है, जहां उसकी देवरानी पहले से ही हीटर से भी ज़्यादा गर्म बैठी थी। और जैसे ही दोनों मिलती है हो जाता है संग्राम शुरू। ये पहली बार नहीं है जो आप इतनी देर के लिए घर से निकली है भाभी। दोपहर का खाना अकेले बनाना पड़ा मुझे। अगर मैं आपके भरोसे रहती तो मेरे सास ससुर भूखे रह जाते। अभी सास ससुर की चिंता हो रही है तुम्हें, हैं? पिछली रात मेरे कमरे में आकर उनकी चुगली कर रही थी, भूल गई क्या तुम? बड़ी कमज़ोर याददाश्त है तुम्हारी, या फिर ऐसे मैटर पर कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि तुम्हें तो यही याद रहता है ना कि तुमने कब मुझे कौन सा फेवर किया था। मैं चुगली मम्मी जी की? कभी नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया हो ना मम्मी जी, तो भाभी की कसम खाती हूँ मर जाए भाभी जी। अरे मेरे मरने जीने की बात करिए मम्मी जी, अरे बोलिए ना इससे कि जबान संभाले। देखिए अब बहस का फायदा ही नहीं है, छोड़िए, मुझे इस लड़की के साथ अब नहीं रहना। जो हो गया सो हो गया, इस घर का बंटवारा कर दीजिए मम्मी जी। विमला को अब तक ये नोक झोंक एक आम नोक झोंक लग रही थी, पर आज बंटवारे की बात सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि अब इस कलेश के लिए कोई बड़ा स्टेप उठाना ज़रूरी है। मैं लॉयर से बात करती हूँ, कम से कम 7 से 10 दिन तो लेते ही हैं वो डेट देने की। तो जब तक लॉयर आएंगे तुम दोनों आपस में कोई बात नहीं करोगी। और हाँ, कल ही मैं काम वाली लगा देती हूँ। घर का कोई भी काम तुम में से किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठंड लग जाती है ना तुम दोनों को। ऊपर का काम हम पति पत्नी और मेरे बेटे कर लेंगे, बाकी जो है काम वाली कर लेंगी। उस वक्त तो पूनम और ज्योति इस बात से बड़ी खुश होती हैं, पर कब तक। अगली सुबह जब ज्योति आराम से अपने कमरे से उठकर आती है तो उसे पूनम कोई ताना नहीं मारती। खाना खाते खाते पूनम के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाता है, पर उसे उसकी जेठानी कुछ नहीं कहती। ये भाभी ने आज इस बात का बतंगड़ कैसे नहीं बनाया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, भाभी और मेरी बात नहीं हो रही। 9 बज गए, इतनी देर हो गई उठने में। यही हीटर के बिना आँखें नहीं खुलती, सब पूनम के कारण। 10 बार जब तक इसे सुनाऊंगी नहीं मेरा मूड फ्रेश नहीं होगा। मम्मी ने तुम्हें उससे बात करने के लिए मना किया ना, तो बाहर जाकर कुछ भी मत बोल देना। चुपचाप जाओ और हॉल में जाकर बैठ जाओ। काम वाली किचन में काम कर रही है, खाना टेबल पर मिल जाएगा तुम्हें।
वो देवरानी जेठानी जो कभी एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती थी तो कभी दुश्मनों की तरह लड़ती थी, आज एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खा रही थी, पर बिना एक दूसरे को कुछ कहे। मिश्रा निवास में ऐसी शांति थी जैसे पहले कभी नहीं थी। नाश्ते के बाद जब सारे मर्द अपने काम पर चले जाते हैं और विमला घर के छोटे मोटे काम पूरे करने के बाद मंदिर, तो घर में रह जाती है देवरानी जेठानी जो एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से रात। रात को जैसे ही सभी वापस लौटते हैं देखते हैं कि दोनों देवरानी जेठानी हाथ में हाथ मिलाए एक साथ बैठी हुई हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप जो देख रहे हैं सही देख रहे हैं पापा जी। आप सब अपने काम पर चले गए और मम्मी जी मंदिर। बिना काम के ये घर हम दोनों देवरानी जेठानी को काटने दौड़ रहा था। तब हमें एहसास हुआ कि इस घर में हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रह जाते हैं और कोई नहीं, और हम ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो दिन कटेंगे कैसे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मी जी, हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे। और इस तरह मिश्रा परिवार में फिर से खुशहाली छा जाती है। मम्मी, मैं आज इतनी ज़बरदस्त खबर लेकर आया हूँ ना, आपको इस बात पर गर्व होगा कि मैं आपका बेटा हूँ। ऐसी क्या खबर ले आया बेटा, हम भी तो जाने। मम्मी ये बताओ, एकदम प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है और आधे से भी कम दाम पर मिल रही है। बताओ, है कि नहीं ज़बरदस्त खबर? अरे मकान बेचने वाला क्या रोटी की जगह घास खाता है जो आधे दामों में प्रॉपर्टी बेच देगा? बेटा ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा होगा प्रॉपर्टी में। हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता है, घाटे में कोई थोड़ी ना अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। मम्मी, आपकी इसी अदा पर तो मैं आपका फ़ैन हूँ। एकदम खरी बात करती हो आप, और वो भी मुंह पर, कोई लाग लपेट नहीं। और आज भी आप गलत नहीं है और बिल्कुल सही पकड़ा है आपने कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को आधे दाम पर क्यों बेचेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो प्रॉपर्टी हमें आधे दामों पर क्यों मिल रही है। एक्चुअली मैं वहाँ पर एक ठेका खुल गया है और ठेका खुलने के बाद बेचारे मकान मालिक की कोई प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहा। अब आप तो जानती हो, इंडिया में शराब की दुकान और ठेकों की रेपुटेशन बड़ी ख़राब है। पहले तो ये आदमी भी अपने प्रॉपर्टी का पूरा 70 लाख मांग रहा था, लेकिन जब सालों तक किसी ने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया तो बेचारा अपने आप बैक फुट पर आ गया। अब तो उसकी वो हालत है कि आधे दाम में ही सही, बस एक बार कोई प्रॉपर्टी को खरीद ले। बात तो ठीक है ना बेटा, ठेके के ऊपर का फ्लोर है, कौन खरीदेगा ऐसी जगह? तो ये बता, हम भी ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? मम्मी एक बात बताओ, हमारे घर में कौन सी जवान लड़की बैठी है जिसके लिए हमें शराब के ठेके से एतराज़ होगा? और हमारे पापा जी तो खुद जब तक एक पौवा ना लगा ले तब तक खाना नहीं खाते। तो कम से कम हमें तो शराब और शराबियों के बारे में इस तरह बात सोचनी नहीं चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी, ठेका नीचे है, जो बोतल खरीदने आएगा नीचे से लेकर चलता बनेगा। हमारे फ्लोर पर आकर थोड़ी ना कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला है। ये सब सोच तो उन लोगों की होती है जिनके घर में जवान बहन बेटियां होती हैं। हाँ, बात तो वैसे तेरी ठीक ही है। शराब का ठेका है अभी तो हमें उससे क्या दिक्कत? हमारे तो दोनों बेटे हैं, लड़कों को थोड़ी ना कोई आते जाते छेड़ देगा। वैसे बेटा तू ये कह रहा था ना कि तेरे मन में कोई बिजनेस आइडिया आया है। वही तो मुद्दे की बात है मम्मी। हम लोग इस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, किराए के मकान का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा, आधे रेट में हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको तो पता ही है मेरा नौकरी वगैरह में मन नहीं लगता। बस जो घर के नीचे ठेका होगा तो किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग भी अपनी चखने की दुकान खोल लेंगे, फिर आप देखना कैसे बैठे बैठे पैसों की बरसात होगी। क्या बोला तूने, चखने की दुकान? यह कौन सा बिजनेस आइडिया है? किसी को क्या बताएंगे हम? हमारा लड़का ठेके के सामने चखना बेचता है। मम्मी, सबसे पहली बात आप ये समझो कि हम बनिया लोग हैं और बनिया ना कभी भी किसी भी दुकानदारी को छोटा नहीं समझते। एक बात आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा स्कोप उस बिज़नेस में ही होता है जिस बिज़नेस पर अभी तक किसी की नज़र ना पड़ी हो। अभी तो आप छोटा मोटा काम समझ रही हो। मेरी बात मानकर एक बार ये प्रॉपर्टी ले कर देखो, आप देखना थोड़े दिन में भैया को भी जॉब छोड़कर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन ना करना पड़ जाए तो मेरा नाम बदलकर राजीव से संजीव कर देना आप। अच्छा बेटा, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है तू। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ले लेते हैं ये प्रॉपर्टी हम लोग रहने को। छत और काम धंधे दोनों का इंतज़ाम एक साथ हो जाएगा, वो भी आधे दामों में। जल्द ही राजीव और पुनीत ठेके के ऊपर वाले मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर कराते और पूरे परिवार के साथ रहने के लिए वहां आ जाते हैं। मकान के मुहूर्त में, हे राम भाभी, ये कैसी जगह पर मकान लिया है आपने? अरे हमें पता होता तो हम तो अपनी बेटियों को लेकर कभी ना आते तुम्हारे घर। ठेके के ऊपर मकान कौन बनाता है? आपको सारी दुनिया में यही जगह मिली थी मकान खरीदने के लिए। अरे दीदी, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं?
जैसा आप लोग सोच रहे हैं ना वैसी कोई बात नहीं है। अरे भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती हमें यहाँ रहने में। सब पढ़े लिखे लोग ही तो आते हैं ठेके पर बोतल खरीदने। हाँ, जैसे आप तो पहले ही सबकी डिग्री चेक करवाती होगी ना भाभी। बेमतलब की बात मत करो। मैं तो अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाली। माफ़ करना, इज्जतदार घरों की लड़कियाँ ऐसे ठेके के सामने नहीं रहती। हम तो अपनी बेटियों को यहाँ रुकने नहीं दे सकते। बुआ जी की देखा देखी बाकी के मेहमान भी ठेके के ऊपर ससुराल बनाने का विरोध करने लगते हैं और अपने घर की बहू बेटियों को मकान के मुहूर्त की पूजा से वापस लौटा देते हैं। देख रही हो मम्मी, बुआ जी को दिक्कत इस बात से नहीं है कि हमने ठेके के ऊपर घर बना लिया है। उनको दिक्कत इस बात से कि हमें इतने सस्ते में इतना अच्छा मकान कैसे मिल गया। और अभी तो कुछ नहीं है, जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे ना, फिर तो लोगों के सीने पर ऐसे सांप लौटेंगे कि आप देखती रह जाओगी। बेटा बुआ जी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। कोई भी अपनी बेटियों को ऐसे ठेके के आसपास आने जाने से मना ही करेगा ना। अरे तो ठेके के आसपास के सब गुंडे मवाली ही घूमते रहते हैं। हम भी तो है यहाँ पर, ऐसे कैसे कोई भी हमारे घर में घुस जाएगा। अगर हमने रिश्तेदारों को बुलाया तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है ना। इस तरह से मुंह पर अनाप शनाप बोलना, बखेड़ा खड़ा करना, ये तो सरासर गलत है माँ। पुनीत और राजीव मेहमानों के इस तरह बोल देने से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। फिलहाल किसी तरह मकान के मुहूर्त की पूजा खत्म होती है और सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बड़ा भाई पुनीत तो पहले ही नौकरी कर रहा था और छोटा राजीव नौकरी छोड़कर ठेके के सामने अपनी छोटी सी चने की टपरी लगाने लगता है। मम्मी, मैं नहीं कह रहा था मेरा ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अरे अभी तो मैं बस 2-3 आइटम बना कर ले जाता हूँ, उसी की एक दिन की सेल पता है कितनी हुई? पूरे 2,500 रुपये। लागत कितनी लगी? 300 रुपये प्रॉफिट देख रही हो आप, जिसमें मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए दुकान दिखाता हूँ बाहर। अगर हम वैरायटी बढ़ाएं और टाइम बढ़ाएं तो 2-3 गुना पैसा कमा सकते हैं। आप समझ रही हो मम्मी, इसे कहते हैं असली बिजनेस आइडिया। अरे वाह बेटा, ऐसा करते हैं आज हम सब बैठ कर ना एक मेनू फाइनल कर लेते हैं कि कल से तेरी दुकान पर क्या क्या जाएगा। और मैं भी तो हूँ बेटा, तेरी मदद कर दिया करूँगी। सब कुछ बनाकर गरम गरम तैयार कर दूँगी, तू बस नीचे बेच दिया करना। और तू देखना अगर कोई कस्टमर हो जिसे नॉनवेज आइटम पसंद हो तो वो भी बना देंगे हम लोग। धीरे धीरे राजीव का ये चखने का बिजनेस रंग लाने लगा था। पकोड़े, फुल फ्राई आमलेट, मसाला पीनट, मसाला चना वगैरह वगैरह बेचकर राजीव एक ही दिनों में हज़ारों का मुनाफा कमा लेता था। छोटे, तेरा बिजनेस तो सही चल रहा है ना? हाँ भैया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। पर क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या बताऊं तुझे, ऑफिस में बॉस का ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। हर महीने इतने बड़े बड़े टारगेट्स दे देता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। तू ही ठीक है भाई, नौकरी के चक्कर से तो अपना बिजनेस बढ़िया है। अपनी मर्ज़ी के राजा बनकर काम करो, जब मना ना हो तो चुपचाप ताला लगाकर आराम से अपने घर में बैठ जाओ। अरे भैया, तो किसने रोका है आपको? आपके ऑफिस में अपने बॉस की गुलामी कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ मारिए लात इस नौकरी को और मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। मुझे कितनी दिक्कत होती है दुकान छोड़ छोड़ कर बार बार ऊपर जाकर सामान लेने में। मैं तो कहता हूँ मम्मी को साइड करो आप, मैं और आप मिलकर ये बिज़नेस चलाते हैं। अंदर से गरम गरम खाना आप बना दिया करना और नीचे बेचने का और बिल बनाने का काम मेरा। और मैं तो सोच रहा हूँ अपनी टपरी के साइड में 2-3 चेयर और टेबल लगवा देते हैं। 2-4 लोग जो यहीं बैठकर पीने खाने में इंटरेस्टेड हो उन्हें यहीं सर्व कर देंगे। सोडा, पानी की बोतल, ये सब भी रखना शुरू कर देंगे। अपनी बिक्री और बढ़ जाएगी, क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक कहा तूने। ठीक है छोटे, थोड़े दिन दुकान चलाकर बिजनेस माइंडेड हो गया है तू भी। दोनों भाई मिलकर अब ठेके के सामने ही अपना चने का बिजनेस चलाने लगे थे। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, इसलिए जल्दी ही वो लोग एक कार भी खरीद लेते हैं। बेटा तुम दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। अपना मकान भी हो गया है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों के लिए ढंग के रिश्ते क्यों नहीं मिल रहे। जहाँ कहीं भी बात चलाती हूँ बात बनती ही नहीं। वो मम्मी, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि आप कहे तो मैं शगुन के मम्मी पापा को यहाँ बुला लूँ। अच्छा, तो मैं बिना बात ही परेशान हो रही हूँ तेरे लिए लड़कियाँ ढूंढ ढूंढ कर। तू तो पहले ही मेरे लिए बहू का इंतज़ाम कर चुका है। अच्छा चल ठीक है, तू बोल दे शगुन को कि अपने मम्मी पापा को लेकर रविवार को हमारे घर आ जाए। रविवार के दिन शगुन अपने पेरेंट्स को लेकर राजीव के घर पहुँच जाती है। जब तक मेहमान है राजीव, तो ऐसा कर तब तक दुकान तू संभाल ले, थोड़ी देर बाद आकर मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बातें करो। बुरा मत मानिएगा बहन जी, लेकिन अगर हमें पता होता कि यहाँ ठेके के ऊपर आपका घर है तो हम रिश्ते की बात करने आपके घर तक आते ही नहीं। ये कैसी जगह पर घर लिया है आपने? कोई भी इज्जतदार आदमी क्या ठेके के आसपास रहना पसंद करेगा?
देखिए भाई साहब, मानते हैं कि हमारा घर ठेके के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपकी बेटी को इससे कोई असुविधा नहीं होगी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। और फिर कोई चिंता की बात भी नहीं है, मेरे दोनों बेटे पूरा दिन घर पर ही रहते हैं। अभी आप आए होंगे तो सामने जो दुकान थी वही तो चलाते हैं मेरे दोनों बेटे, तो उनके रहते आपकी बेटी को किसी तरह की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इसलिए निश्चिंत होकर आप उसका रिश्ता हमारे यहाँ कर सकते हैं। क्या कहा आपने? सामने वाली दुकान वो आपके बेटों की है? आपके कहने का मतलब है कि ठेके के सामने जो चखने की दुकान खुली है वो आपके दोनों बेटे मिलकर संभालते हैं? ये बिजनेस है आपका? शर्म आनी चाहिए आपको। कैसी माँ है आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकती भी नहीं है, और गर्व से सीना फुलाकर कह रही हैं आपके बेटे दिन भर दुकान लगाकर चखना बेचते हैं। अरे आपके यहाँ शादी करेंगे ना तो किसी रिश्तेदार से नज़रें मिलाने लायक नहीं बचेंगे हम। जब कोई हमसे पूछेगा कि आपके दामाद क्या करते हैं तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि हमारा दामाद ठेके के सामने चखना बेचता है भाई। देखिए भाई साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं। आप ये बताइए, मेरे बेटे क्या किसी का गला काट रहे हैं जो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी? अरे दिन भर मेहनत करते हैं मेरे बच्चे, तब जाकर पैसा कमा कर लाते हैं। और हाँ, आपको लग ही रहा होगा कि हम चखना बेचने वाले, आपकी और हमारी क्या बराबरी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं हम अपने बिजनेस से। इसलिए आपको अपनी बेटी की शादी ना करनी हो तो ना सही, लेकिन अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम काम होता है, और मुझे भी अपने बेटे की शादी ऐसे घर में नहीं करनी जो मेरे बेटे के काम को सम्मान की नज़र से ना देख सके। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा। पुनीत कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, पढ़ा लिखा है, ईमानदारी से अपना बिजनेस सेटअप किया है उसने, और भगवान की कृपा से उसका बिजनेस अच्छा चल भी रहा है। अपना मकान है, वो मुझे खुश रखेगा पापा। अब ज़्यादा मत सोचिए, आप बस हाँ बोल दीजिए। बेटी की जिद को देखकर अंत में शगुन के पिता शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। देखिए बहन जी, शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी एक विनती है, शादी आप अपने घर से मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमान जब बच्चों की सगाई लेकर आपके घर आए तो ये ठेके और ये चखने वाला तमाशा देखे। आप और हम तो रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे की परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग तो आप समझ रही है ना, बात का बतंगड़ बनाएंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। बड़े बेटे पुनीत की शादी शगुन के साथ धूमधाम से हो गई थी, और शगुन अब दुल्हन बनकर मीनाक्षी के घर पहुंच चुकी थी। क्योंकि दोनों भाइयों में सिर्फ 1 ही साल का अंतर था, इसलिए पुनीत की शादी के जस्ट बाद मीनाक्षी छोटे बेटे राजीव के लिए भी लड़कियां ढूंढने लगती है। अरे दीदी, हम तो बरसों से देख रहे हैं आपको, सबके रिश्ते कराती घूमती हो आप। अपना भांजा कंवारा बैठा है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं बताती? देख मीनाक्षी, बुरा न मानना, अब किसी लड़के वाले को तेरे दरवाजे पर लेकर आऊँगी ना तो उल्टा 100 जूते मुझे मारेगा वो। अरे कौन अपनी लड़की को ठेके पर ब्याहना चाहेगा, तू ये बता। मैं तो जिसके साथ तेरे लड़के की बात चलाऊँगी ना वही थू हो जाएगी मेरी। कैसे बात कर रही हैं जीजी आप? क्या हमारे आपके घर के आदमी शराब नहीं पीते जो ठेके का ऐसा हवा बना कर रख दिया है सबने? ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर तो सारे आतंकवादी घूमते हैं जो देखते ही किसी की बहू बेटी को उठा ले जाएंगे। भाई, हमारी भी बड़ी बहू इसी घर में रह रही है, हम भी सालों से यहीं पर बसे हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई ऊंच नीच हुई नहीं। लोग बात का बतंगड़ बनाने से चुकते नहीं है। बेचारी मीनाक्षी, जहाँ कहीं भी छोटे बेटे राजीव की शादी की बात चलाती, दूसरी तरफ से ऐसा जवाब मिलता जिसे सुनकर मीनाक्षी का मन दुखी हो जाता। एक दिन, क्या बात है मम्मी जी, आप बहुत परेशान रहती हैं आजकल। क्या बताऊं बेटा, सोचा था साल भर के अंदर दोनों के हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन राजीव के लिए तो कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अच्छे रिश्ते तो छोड़ बेटा, वो लड़कियां जिन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा, उनके माँ बाप भी मेरे राजीव के लिए मुंह पर मना कर देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर ना हुआ अभिशाप हो गया हमारे लिए। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये ठेके पर घर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई गलती नहीं की आपने। और आप ही बताइए, हमें आज तक यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग यहाँ रहने आए, उसके बाद ही तो इन दोनों भाइयों का बिज़नेस हिट हुआ ना आप ये मकान लेते, ना आप लोगों के दिमाग में ये बिज़नेस का आइडिया आता, और ना ही आज हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी होती जितनी कि आज है। तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। एक लड़की है मेरी नज़र में, पढ़ी लिखी है, बस थोड़ी सी मॉडर्न है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ बात चलाऊँ। दरअसल हमारे देवर जी को पसंद तो बहुत करती है वो, लेकिन देवर जी उसको घास डालने को तैयार नहीं है। अरे बेटा, तू राजीव से बात करना, अगर वो लड़की सच में इससे शादी करना चाहती है तो इसे क्या परेशानी है, वहीं शादी कर लेते हैं। देवर जी,
आप उस चंचल से शादी करने के लिए इनकार क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपकी भैया ने मुझे बताया नहीं होगा? उन्होंने बताया कि वो रोज़ आती है आपकी दुकान पर, लेकिन आप उसकी तरफ देखती भी नहीं हो। भाभी, भैया की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें आप मिल गई, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी रिश्ता लेकर हमारे घर आएगा एक बार फिर से वही सब बातें दोहराई जाएगी। देख नहीं रही हो आप, कोई भी अच्छे घर के लोग हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। बस इसीलिए मैं उस चंचल से बात आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि मुझे वो चंचल अच्छी नहीं लगती। तो बस हो गया, आगे का सब कुछ मैं देख लूँगी। अगले ही दिन कंचन चंचल से बात करती है और उसे बताती है कि राजीव उससे शादी करने के लिए तैयार है, बस उसे अपने पेरेंट्स को लेकर उसके घर आना है। भाभी की बात सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही अपने माता पिता को लेकर राजीव के घर पहुंच जाती है। लेकिन राजीव का शक बिल्कुल सही था। जैसे ही चंचल के पापा को पता चलता है कि राजीव एक चखने की दुकान चलाता है और वो लोग ठेके के ऊपर रहते हैं, उसके पापा अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। बस अंकल जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। राजीव कुछ कह नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। बहुत इज्जत वाले हैं ना आप, बहुत मान मर्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा वाला समझते हैं ना अपने आप को। तो एक बार अपनी बेटी से ये पूछिए कि वो राजीव को पसंद तो करती है, लेकिन उससे राजीव को देखा कहाँ था? ये पहली बार कहाँ मिली थी राजीव से? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रही हो? मैं किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही, चरित्र पर तो आप उंगली उठा रहे हैं इतनी देर से, और वो भी सिर्फ राजीव के नहीं, हमारे पूरे परिवार के। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटी खुद ठेके पर शराब लेने आती है और वहीं पर उसने राजीव को देखा। एक शराब पीने वाली लड़की के सामने से प्यार का प्रस्ताव देने पर भी मेरे देवर ने कभी उसके बारे में न गलत धारणा बनाई, न आपकी परवरिश और संस्कार को गालियाँ दी, और न ही उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। वो उसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं, शादी करके जीवन बसाना चाहते हैं, और आप राजीव को ही भला बुरा कह रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी कोई जहर नहीं बेचते हम लोग, खाने पीने का सामान बेचते हैं। और जो लोग यहाँ पर शराब या चखना खरीदने आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, हम लोग किसी को उकसा नहीं रहे हैं गलत काम करने के लिए। फिर हमारे बारे में इतना गलत सोचने का कारण क्या है, बताएंगे आप? शगुन की बात सुनकर चंचल के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर चंचल और राजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है। यमुनानगर गांव में रोशनी नाम की एक लड़की अपनी मां मालती के साथ रहती थी। उसके पिता की एक हादसे में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से रोशनी अपने पिता के गोलगप्पे के ठेले को चलाकर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगी थी। उसके गांव के चौराहे पर हर दिन शाम को उसके गोलगप्पे के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगती थी। वहां पर रोशनी के हाथों से बने गोलगप्पों का ऐसा स्वाद था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसके ठेले पर लड़कियों से ज्यादा लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी वजह से गांव के बूढ़े लोग उसे गलत कहते थे। दीदी जल्दी करो ना, मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, पहले मुझे गोलगप्पे खिला दो। अरे रोशनी दीदी, आप गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती हो। जल्दी से ये पैसे लो, मैं जल्दी में हूँ, बाकी सब बाद में खा लेंगे। भैया सबकी बारी आएगी, पहले ये खा ले फिर आपकी भी बारी आ जाएगी। लड़कों की भीड़ में औरतें और लड़कियां कम ही आती थीं, क्योंकि उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता था। ये सब लड़के गोलगप्पे खाने आते हैं या इसे देखने? मुझे तो लगता है ये सब गोलगप्पे खाने के बहाने यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। अरे रहने दो, रोशनी मेहनती है, उसे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। रोशनी के घर पंडित दीनदयाल, विमला और मनोज को लेकर पहुंचते हैं। घर छोटा था, लेकिन मालती ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पंडित जी आज बड़े दिन बाद आए। अरे मालती भाभी, काम ही इतना है कि आना जाना कहीं हो नहीं पाता। और बताओ रोशनी बिटिया कैसी है? अच्छी है पंडित जी, बस आप लोगों की कृपा है। अच्छा बहन जी, कहाँ है आपकी लड़की? बुलाइए तो जरा, हम भी तो देखें उसे। ये पंडित जी तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बहन जी, मेरी बेटी अपने पिता का काम संभाल रही है, क्योंकि उनके जाने के बाद बस वही मेरा सहारा है। मैं लड़की को ऐसे ही देखना चाहती हूँ काम करते हुए। आजकल की सजी धजी लड़की देखकर समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा मेकअप करवा देते हैं लोग कि लड़की के नया नक्श समझ भी नहीं आ पाते। जैसा आप कहे बहन जी, चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपनी बेटी दिखाती हूँ। मालती अब सबको लेकर गांव की पतली गलियों से होते हुए चौराहे पर आ जाती है। वो सबको इशारा करके दिखाती है। दूर खड़े ठेले पर भीड़ और रोशनी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देखिए बहन जी, वो है मेरी रोशनी, कितनी मेहनती है। माँ ये क्या, ये लड़की तो गोलगप्पे बेचती है, अब तुम एक गोलगप्पे वाले से मेरी शादी करवाओगी? पंडित जी ये क्या दिखा रहे हो? लड़की लड़कों के बीच में खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही है, ये हमारे घर के लायक बिल्कुल नहीं है। बहन जी, ये उसका काम है,
वो मेहनत से अपना घर चला रही है, आप उसकी मेहनत को उसकी कमजोरी बना रही हो। माँ चलो यहाँ से, मुझे तो अब गोलगप्पे खाने का मन भी नहीं हो रहा। जैसे ही विमला जाने के लिए पीछे मुड़ने लगी, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। वो रोशनी की तरफ इशारा करते हुए विमला से बोला, अरे सही किया बहन जी, ये लड़की ठीक नहीं है। देखो कैसे लड़कों से हंस हंस कर बातें कर रही है। इसके ठेले पर रोज लड़कियों के ज्यादा लड़के ही आते हैं। सच में? मैंने तो पहले ही देख लिया था। चल मनोज, चलते हैं यहाँ से। पापा, आपको कोई काम नहीं है क्या? मेरी बेटी के काम में बुराई क्यों निकाल रहे हो? अब ये सब देखकर और रोशनी के बारे में उस बूढ़े आदमी से सुनकर विमला, मनोज और पंडित जी वहां से लौट जाते हैं। विमला घर आकर बहुत गुस्से में होती है। अगले दिन पंडित जी विमला के घर उससे मिलने जाते हैं तो विमला गुस्से में उनसे कहती है, पंडित जी, आपने कैसी लड़की दिखाई जो लड़कों के बीच खड़ी होकर रोज गोलगप्पे बेचती है? अरे विमला बहन, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा बेटा खुद कोई सरकारी अफसर हो। अरे वो भी तो ठेले वाला ही है। लड़का है तो ठीक, लड़की है तो गलत। भला ये क्या बात हुई? हाँ, लेकिन पंडित जी लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे, ये मत भूलो वो लड़की अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठा रही है। तुम्हारा बेटा टिक्की बेचता है, वो गोलगप्पे है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो तुम्हारा मुनाफा डबल हो जाएगा, ये भी सोच कर देखो। अब वो सोचने लगी कि पंडित जी की बात तो सही है, ये लड़की उसको डबल मुनाफा करके दे सकती है। ये सोचते हुए वो पंडित जी की बात पर राजी होने लगी। ठीक है पंडित जी, सही कह रहे हैं आप। लड़की है तो मेहनती और अपने घर की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। कल हम वापस जाएंगे और रिश्ता पक्का करेंगे। यही तो मैं कह रहा था बहन जी। मैं खुश हूँ आपने देर से समझा, पर समझ तो लिया। पर सुनिए पंडित जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी दक्षिणा तय है। शादी के टाइम ज्यादा मत मांगिएगा। बहन जी, इतना अच्छा रिश्ता दिलवाया है, दक्षिणा तो बढ़िया चाहिए। ठीक है, उसका बाद में सोचेंगे, पहले आप रिश्ता तो पक्का करवाइए। आप उसकी चिंता न करे, मेरे होते हुए ये रिश्ता आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही पंडित जी ने ये बोला और विमला का फैसला सुनते ही मनोज गुस्से से लाल हो गया। माँ, मैं किसी गोलगप्पे वाली से शादी नहीं करूंगा। अरे चुप कर, तू खुद क्या है? तू भी तो टिक्की बेचने वाला है। क्या तेरे लिए कोई महारानी आएगी? पर माँ, बार बार कुछ नहीं, तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। मेरी बहू रोशनी ही बनेगी, बस। सुन लिया तूने? ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन विमला, मनोज और पंडित जी रोशनी के घर दोबारा पहुंचे। मालती ने उन्हें देखकर उन सबका स्वागत किया। आइए आइए विमला बहन, लगता है कुछ अच्छी खबर लेकर आई हैं। हाँ बहन जी, हमें आपकी बेटी रोशनी अपने घर की बहू के रूप में मंजूर है। सच? ये तो मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों हाँ कह रही हैं? अरे पगली, तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, मना क्यों करे? हाँ। अब रोशनी भी मनोज का काम जानने के लिए उससे सवाल करने लगी, लेकिन जैसे उसको पता चला कि मनोज टिक्की का ठेला लगाता है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। माँ, ये तो बहुत अच्छा है। शादी के बाद मैं मनोज जी के साथ मिलकर काम करूंगी। हम दोनों मिलकर ठेले का काम संभालेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं रोशनी बेटा, तुम दोनों जितना ज्यादा काम करोगे हमारा तो उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। इस पर सब खुश होकर हंसने लगे। कुछ समय बाद मनोज और रोशनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मालती ने अपनी बेटी को समझाते हुए ससुराल के लिए विदा किया। रोशनी बेटा, अपने ससुराल में सबका ख्याल रखना, वहाँ के काम को अपना समझ कर करना, मेरी और अपनी लाज बचा कर रखना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी और अपनी सासू माँ को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोशनी जब अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ 2 दिन तक नई बहू की रस्में निभाई गई। तीसरे दिन रोशनी ने विमला से ठेला लगाने की बात की। माँ जी, अब तो सारी रस्में हो चुकी हैं। अब मैं क्या कल से ठेला लगाने इनके साथ जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, कल से तुम लोग अपना काम शुरू करो, पर उससे पहले घर का सारा काम निपटा लेना। हाँ ठीक है माँ जी। अगले दिन रोशनी सुबह जल्दी उठी, घर का सारा काम खत्म किया और गोलगप्पे तैयार करके ठेले पर लाद कर उनको लेकर मनोज के पीछे पीछे अपना ठेला लेकर चल पड़ी। गांव की गलियों में औरतें रोशनी को ठेले के साथ जाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, ये तो विमला की बहू है। शादी के 4 दिन नहीं हुए और विमला ने अपनी बहू को आते ही ठेला लगाने के लिए भेज दिया। अरे ये वही लड़की है जो अपने गांव में गोलगप्पे बेचती थी। सुना है इसके गोलगप्पे बहुत फेमस है। फिर तो चलो आज चल के इसके गोलगप्पे का स्वाद चखते हैं।
अब रोशनी ने चौराहे पर पहुंचकर मनोज के सामने ही अपना ठेला खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में देखते ही देखते रोशनी के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। तभी रोशनी ने मनोज के ठेले पर टिक्की का भाव देखा। मनोज जी, आपकी टिक्की 25 रुपए की है, ये तो बहुत महंगी है, लोग ये कैसे खरीदेंगे? तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बढ़िया ही मुझे सलाह देने वाली। थोड़ी देर बाद मनोज ने देखा कि उसके ठेले पर मुश्किल से 2-3 ग्राहक खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ रोशनी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो चुकी थी। दीदी मेरे लिए 20 रुपए के गोलगप्पे पैक कर दो। मुझे भी घर के लिए गोलगप्पे ले जाना है। आपके गोलगप्पे खाकर मजा आ गया भाई। लगता है सब लोग अब गोलगप्पे ही खाएंगे, मेरी टिक्की को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। थोड़ी ही देर में गोलगप्पों के लिए लोगों की लाइन लग गई और दोपहर तक रोशनी के सारे गोलगप्पे बिक गए। अब वो घर लौट आई। अरे इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गई? माँ जी, सारे गोलगप्पे बिक गए, कल ज्यादा बनाऊंगी। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो बहुत तेज निकली। जी माँ जी, वैसे मैंने आज थोड़े कम गोलगप्पे बनाए थे क्योंकि इस गांव में मेरा पहला दिन था ना, पर अब कल से ढेर सारे गोलगप्पे बनाऊंगी। अब शाम को जब मनोज घर लौटा तो वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी आधी टिक्की भी नहीं बिकी थी। क्या हुआ मनोज, आज तेरी इतनी कम बिक्री क्यों हुई? इस रोशनी की वजह से सारे लड़के उसके गोलगप्पे खाने चले गए। अरे लेकिन क्यों? अरे माँ मत पूछो, ये इतना हंस हंस कर गोलगप्पे बेचती है कि सब गोलगप्पे खाने कम, इसको देखने ज्यादा आते हैं। सुन रोशनी, अब किसी को देखकर ज्यादा हंसना मत, समझी? चुपचाप अपना काम करके आया जाया करो। लेकिन माँ जी, असल वजह टिक्की का ज्यादा महंगा होना है। लोग सस्ती चीजों की तरफ जल्दी खींचते हैं। 25 रुपए की टिक्की कोई कैसे खाएगा जब सामने उसे 10 रुपए में गोलगप्पे मिलेंगे? हाँ हाँ देख लेना, कल मेरी सारी टिक्कियां बिकेंगी और तुम बस खड़ी होकर तमाशा देखना। अगले दिन रोशनी अपने रोज वाले घर के काम निपटाकर आज कल से 2 गुने गोलगप्पे बनाने में जुट गई और दूसरी ओर मनोज चुपचाप बैठा गुस्से में टिक्की का आधा सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। मनोज जी, आज आप इतना कम सामान लेकर क्यों जा रहे हो? तुम्हारी वजह से। अब ज्यादा टिक्की का सामान ले जाकर क्या करूंगा? वैसे भी अब कोई टिक्की खाता ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हम दोनों साथ में काम करेंगे तो सब अच्छा होगा। तुम अपना काम करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। वैसे भी जब से तुम आई हो मेरा काम ठीक से चल ही नहीं रहा। मनोज और रोशनी अपने अपने ठेले लेकर अलग अलग जगह खड़े हो गए। देखते ही देखते रोशनी के ठेले पर फिर से भीड़ लग गई। बच्चे, लड़कियां और महिलाएं गोलगप्पों का मजा ले रही थी। उधर मनोज के ठेले पर आज भी सन्नाटा छाया हुआ था। भाभी जी आपके गोलगप्पे तो कमाल के हैं, मेरे घर के लिए भी पैक कर दो जी। अभी करती हूँ। मुझे भी, और ये वाला थोड़ा तीखा बनाना, मजा आ गया। मनोज दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ छलक रही थी। अरे आज तो हद हो गई, ये तो नाटक हो रहा है। सब उसके ठेले पर क्यों जा रहे हैं? मेरी टिक्की को कोई देख भी नहीं रहा। भाई साहब टिक्की का क्या भाव है? 25 रुपए लगा दूं? इतना महंगा? रहने दो, मैं गोलगप्पे खाकर ही काम चला लूंगा। हाँ क्यों नहीं, जाकर गोलगप्पे ही ठूस तू। जब तेरा पेट खराब होगा ना तब पता चलेगा तुझे। दुकानदारी निपटाकर शाम को दोनों घर लौट रहे थे। रोशनी के चेहरे पर खुशी थी जबकि मनोज का चेहरा गुस्से से लाल था। मनोज जी क्या हुआ, आज भी आपकी टिक्की ठीक से नहीं बिकी? चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब खराब हो रहा है। मैं माँ से कहकर कल से तुम्हारा ठेला ही बंद करवा दूंगा। मैंने क्या किया जी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुम घर चलो, अब तो माँ ही तुमको समझाएगी। घर पहुंचते ही मनोज ने ठेला खड़ा किया और सीधा विमला के पास जाकर रोशनी की शिकायतें शुरू कर दी। विमला जो पहले से ही गुस्से में थी, बेटे की बात सुनते ही भड़क गई। माँ, रोशनी की वजह से मेरा पूरा काम चौपट हो गया। उसकी वजह से मेरी टिक्की नहीं बिक रही। लड़के सिर्फ उसे ताड़ने आते हैं और गोलगप्पे खाकर चले जाते हैं। अच्छा, अब से इसका ठेला लगाना बंद। ये बहू है या बाजार का कोई सामान? बहू को ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, इनकी टिक्की का रेट ज्यादा है इसलिए लोग नहीं खा रहे हैं। बस, जब से आई है मेरी बिक्री ठप हो गई है। पहले सब ठीक था, रोज मेरा पूरा माल बिक जाता था, और अब तो। बहू मैंने कह दिया कल से तेरा ठेला नहीं लगेगा, तू बस घर का काम संभाल, समझी? रोशनी विमला के फैसले से उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और विमला को एक सुझाव दिया। ठीक है माँ जी, मैं ठेले पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा ठेला वहां जरूर लगेगा। आप मेरी जगह किसी लड़के को रख लीजिए जो गोलगप्पे बेचे। बात तो तूने सही किया है। ठीक है, रमेश को रख लेंगे, वो अपने पड़ोस का ही है।
रमेश वो काम करेगा। अरे तुम्हारे लिए और कौन काम करेगा? अब अपनी टिक्की बेचो और रमेश को गोलगप्पे बेचने दो। अगले दिन रमेश और मनोज अपने अपने ठेले को लेकर निकले। रमेश ने रोशनी के ठेले पर गोलगप्पे बेचना शुरू किया। देखते ही देखते फिर से भीड़ जुट गई। उधर मनोज के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आओ आओ, ताजे ठंडे तीखे चटपटे गोलगप्पे खाओ। भाई ये तो और भी मजेदार लग रहा है, जल्दी दो। ये रमेश कैसे इतना बेच रहा है? मेरी टिक्की तो आज भी नहीं बिकी। शाम को रमेश ने सारे गोलगप्पे बेच दिए, जबकि मनोज की एक भी टिक्की नहीं बिकी। घर लौटकर मनोज ने सारा गुस्सा रोशनी पर निकाला। देखा, आज तुम गई भी नहीं थी, फिर भी मेरा सारा काम ठप हो गया। मेरे लिए तुम्हारी परछाई भी मनहूस है। मनोज जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। चुप कर रोशनी, मनोज सही कह रहा है। शादी के बाद तूने इसे कामचोर बना दिया है। पाची, आप मुझे गलत समझ रही हो। अगर मनोज जी टिक्की के दाम कम कर दे तो उनका काम फिर से चलने लगेगा। बस कर, मुझे तेरे सुझाव की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा धंधा खा गई और डकार भी नहीं ली। मनोज ने रोशनी से बात करना बंद कर दिया। रोशनी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने उसकी एक ना सुनी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमेश रोज सारे गोलगप्पे बेच देता और मनोज की टिक्की बिना बिके ही सड़ जाती। घर पर विमला मनोज को रोज ताने मारती। तो निकम्मा हो गया है, बहू को देख, कुछ नहीं तो उसकी तरह काम सीख। मत चुप रहो, मैं कर लूंगा सब, ठीक है? तू कर लेगा, तेरा तो ठेला भी रोशनी की वजह से चल रहा है। अब देख, तेरे बस का कुछ नहीं बचा। अगले दिन मनोज और रमेश अपने अपने ठेले लेकर निकल जाते हैं। उधर रोशनी मनोज की हालत और उसकी उदासी से परेशान होकर उसकी ग्राहकी बढ़ाने का तरीका सोचती है। मनोज जी का धंधा ऐसे नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। रोशनी रसोई में जाती है और 2 तरह की चटनी बनाती है, एक लाल मिर्च की तीखी चटनी और दूसरी हरी धनिया मिर्च की चटपटी चटनी। उसके बाद वो चटनी के डिब्बे लेकर विमला के पास जाती है। माँ जी, रमेश चटनी ले जाना भूल गए, मैं उसे ये दे आऊं? हाँ, जल्दी जाकर देकर आ जा। घर के काम खत्म नहीं हुए और इसे बाजार भागने की पड़ी है, जल्दी आना। रोशनी डिब्बे उठाकर ठेले की ओर चल देती है। वो ठेले पर पहुंचती है। वहां रमेश के ठेले पर रोज की तरह भीड़ थी और मनोज का ठेला सूना पड़ा था। मनोज रोशनी को आते हुए देखकर सोचता है, अब ये यहाँ क्यों आ गई? लगता है मेरी बेइज्जती कराने आई है। रोशनी रमेश को लाल चटनी का डिब्बा देती है और फिर मनोज के पास हरी चटनी का डिब्बा लेकर जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? घर जाओ। आपको मेरी बात बिना कुछ कहे माननी पड़ेगी। ये चटनी आपके ठेले पर बदलने आई हूँ। तुम्हारी ये हरकतें मेरे धंधे को और खराब कर देगी, जाओ वापस। सुनिए, मैंने चटनी बनाई है, अब से आप इसे टिक्की में डालना और टिक्की के दाम 25 से 15 कर देना। बस मेरी इतनी बात मान लीजिए। क्या 15 रुपए? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम मेरा नुकसान करवाओगी। आप बस मेरी इतनी बात एक बार मान कर तो देखिए। टिक्की में आलू की 2 टिक्की के बजाय 1 टिक्की डालना और ये चटनी डालना। जो भी हो घर आकर बताना। रोशनी मनोज की बनाई पुरानी चटनी उठाकर घर लेकर चली जाती है। मनोज गुस्से में भुनभुनाता रह जाता है। वो ठेले पर बैठा होता है, तभी ग्राहक 15 रुपए का बोर्ड देकर रुकता है। भाई 15 रुपए की है क्या टिक्की? बनाओ जरा। हाँ, बना देता हूँ। मनोज टिक्की पर रोशनी की बनाई चटनी लगाकर देता है। ग्राहक टिक्की खाते ही तारीफों के पुल बांध देता है। भाई ये तो कमाल की टिक्की है, और 2 बनाओ। और ये टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है भैया, हमारे लिए भी बनाओ। देखते ही देखते मनोज के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ये तो सच में कमाल हो गया, सबको ये चटनी इतनी पसंद आ रही है। शाम को मनोज और रमेश दोनों ठेले खाली करके घर लौटते हैं। विमला दोनों ठेलों को खाली देखकर चौंक जाती है। अरे, आज तो दोनों ठेले खाली हैं। मनोज, आज तू कम सामान लेकर गया था क्या? नहीं माँ, रोशनी ने मेरी टिक्की की चटनी और रेट दोनों बदल दिए, उसी की वजह से आज मेरा ठेला चल पड़ा। क्या ये सब रोशनी ने किया? विमला रोशनी से पूरी बात पूछती है। रोशनी सर झुकाकर हाँ में जवाब देती है। अब उसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो रोशनी से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तूने तो मेरे बेटे का डूबा हुआ धंधा फिर से खड़ा कर दिया। रोशनी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर पहले ही मान ली होती तो इतना नुकसान नहीं होता। अरे नहीं, आप दोनों मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि इनका काम चल पड़ा। अब विमला रोशनी से दोबारा ठेले पर जाने को कहती है। बहू, अब से ठेले पर तू ही जाएगी।
तेरा काम तू संभाल जाकर। नहीं माँ जी, अब मैं ठेले पर नहीं जाऊंगी, लेकिन घर पर ही सारा सामान और चटनी तैयार करूंगी, जिससे दोनों ठेलों पर कभी कमी ना हो। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसे हम सब मिलकर चलाएंगे। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। भगवान ने सच में मुझे हीरो दिया है। अब घर में रोशनी की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। मनोज उसकी हर बात मानने लगता है और उनका फैमिली बिजनेस खुशहाल तरीके से चलने लगता है।